नमस्कार। नमन झारखंड जीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज के बारे में। जी हाँ, हम समझेंगे भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और विदेशी व्यापार। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ देश की आर्थिक सेहत बताता है, बल्कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आखिर है क्या भला। फिर हम इसके दो सबसे ज़रूरी हिस्सों यानी करंट और कैपिटल अकाउंट की पूरी चीर-फाड़ करेंगे। इसके बाद हम भारत के विदेशी मुद्रा के खजाने पर एक नज़र डालेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत ऊपर-नीचे कैसे होती है। फिर दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाओं को समझेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि भारत का दुनिया के साथ व्यापार का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आखिर किस चिड़िया का नाम है? इसे यूं समझिए कि ये किसी भी देश का एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है। बस यही रिपोर्ट कार्ड बताता है कि दुनिया के साथ लेन-देन में देश पास हुआ या फेल। अगर इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो एक फाइनेंशियल ईयर में भारत और बाकी दुनिया के बीच हुए हर एक पैसे के लेन-देन का पूरा हिसाब किताब ही बीओपी कहलाता है। मतलब एक एक डॉलर, यूरो या कोई भी विदेशी करेंसी जो भारत में आई और एक एक रुपया जो भारत से बाहर गया, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। ये बस इस बात का हिसाब है कि भारत ने दुनिया को कितना सामान और कितनी सर्विसेज बेची जिससे पैसा देश के अंदर आया, और दुनिया से कितना खरीदा जिससे पैसा देश से बाहर गया। ये एक तरह से देश की अंतर्राष्ट्रीय बही खाता है। सिंपल। अब आते हैं बीओपी के दिल पर, यानी इसके स्ट्रक्चर पर। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। तो ऐसा सोचिए कि बीओपी एक बड़ी अलमारी है और उसमें दो मेन दराजें हैं। ये दो दराजें या खाते हैं चालू खाता यानी करंट अकाउंट और पूंजीगत खाता यानी कैपिटल अकाउंट। चालू खाता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आज का खाता है, मतलब आज की कमाई और आज के खर्चों का हिसाब। वहीं पूंजीगत खाता भविष्य का खाता है। ये उन सौदों को देखता है जो देश की लॉन्ग टर्म संपत्ति या देनदारियों पर असर डालते हैं। तो चलिए पहले चालू खाते के अंदर झांकते हैं। इसमें दो तरह के लेनदेन हैं। पहला है दृश्य व्यापार, यानी वो सामान जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कच्चा तेल या मोबाइल फोन। अब क्योंकि हम बहुत सारा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, तो इस मामले में हमारा पैसा बाहर ज्यादा जाता है। दूसरा है अदृश्य व्यापार, जैसे हमारी आईटी सर्विसेज, टूरिज्म, और यहाँ हम किंग हैं। हमारी आईटी कंपनियां दुनिया भर से डॉलर्स कमाकर लाती हैं, जो हमारे घाटे को कम करने में बहुत मदद करता है। अच्छा जी, अब खोलते हैं दूसरी दराज, पूंजीगत खाता। ये भविष्य के सौदों का खाता है। इसमें मुख्य तौर पर तीन चीजें आती हैं। विदेशी निवेश यानी एफडीआई और एफपीआई, विदेशों से लिया गया कर्ज, और हमारे एनआरआई भाई बहनों द्वारा भारत में जमा किया गया पैसा। बेसिकली ये खाता हमें बताता है कि देश की संपत्ति लंबी अवधि में बढ़ रही है या घट रही है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना बेहद जरूरी है। एफडीआई यानी जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर फैक्ट्री लगाती है, तो वो एक पक्का, भरोसेमंद और लंबे समय का निवेश होता है। लेकिन एफपीआई जो शेयर बाजार में पैसा लगाता है, उसे हॉट मनी कहते हैं। ये गरम तवे पर पानी की बूंदों की तरह है। आता तो बड़ी तेजी से है, लेकिन जरा सी घबराहट हुई नहीं कि भाप बनकर उड़ जाता है। तो इतना सब लेन देन करने के बाद सवाल उठता है कि भारत के विदेशी मुद्रा के बटुए में आखिर बचता क्या है? इसी बची हुई रकम को हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। और इस बटुए का चौकीदार कौन है? हमारा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस बटुए में ना 4 तरह की दौलत रखी है। सबसे बड़ा हिस्सा तो है विदेशी करेंसी, खासकर अमेरिकी डॉलर। फिर आता है हमारा सोना, जो हमेशा से मुश्किल वक्त का साथी रहा है। और दो और छोटी मोटी चीजें हैं, एक आईएमएफ की अपनी करेंसी एसडीआर, और दूसरा आईएमएफ के पास ही हमारा जमा किया हुआ हिस्सा। अब सवाल ये है कि ये बटुआ आखिर कितना भारी है? तो सुनिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 650 बिलियन डॉलर का है। जी हाँ, 650 बिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि हम दुनिया के टॉप 5 रिजर्व रखने वाले देशों में से एक हैं।
ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तूफान से हमें बचाता है। अच्छा, एक सवाल जो हम सबके मन में आता है कि भाई $1 के 80 रुपए होंगे या 85, ये तय कौन करता है? कैसे होता है ये सब? चलिए, भारत के एक्सचेंज रेट सिस्टम के फंडे को समझते हैं। भारत में जो सिस्टम है उसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट। मज़ेदार भाषा में इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वैसे तो रुपया बाजार की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तैरता है, लेकिन अगर वो डूबने लगे तो आरबीआई एक लाइफ गार्ड की तरह मैदान में कूद पड़ता है। आरबीआई अपने खजाने से डॉलर बेचने लगता है, जिससे बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है और रुपया संभल जाता है। अब यहाँ पर दो शब्द हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है: अवमूल्यन और मूल्यह्रास। बस एक चीज याद रखनी है, अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन करती है सरकार जानबूझकर ताकि देश का एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए, और मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन होता है बाजार के कारण अपने आप। चलिए, अब मैदान में एंट्री होती है दुनिया की इकोनॉमी के बिग बॉस की। ये वो संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और फाइनेंस के नियम बनाती हैं। और हाँ, याद रखिएगा, परीक्षाओं में इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। पहला है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे आप दुनिया का इमरजेंसी डॉक्टर समझ सकते हैं। जब किसी देश की आर्थिक हालत बहुत खराब हो जाती है, खासकर BOP का संकट आ जाता है, तो IMF शॉर्ट टर्म लोन देकर उसे बचाता है। याद है ना, 1991 में भारत भी इसी डॉक्टर के पास गया था। IMF का ही जुड़वा भाई है वर्ल्ड बैंक। दोनों का पता एक ही है, वॉशिंगटन DC, लेकिन काम बिल्कुल अलग। अगर IMF इमरजेंसी डॉक्टर है तो वर्ल्ड बैंक एक लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लान देता है। ये देशों को सड़क, स्कूल और अस्पताल बनाने जैसे विकास के कामों के लिए लंबे समय का कर्ज देता है। और फिर आता है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रेफरी। इसका काम बस इतना है कि दुनिया के व्यापार का खेल फेयर प्ले के साथ हो। ये देखता है कि सभी देश नियमों के हिसाब से खेलें और किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि भारत का असली व्यापार रिपोर्ट कार्ड आजकल क्या कह रहा है। अब ये जो आंकड़े हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, एक तरफ है अमेरिका, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, यानी हम फायदे में हैं, बेचते ज्यादा हैं, खरीदते कम हैं। और दूसरी तरफ है चीन, जिसके साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत बहुत बड़ा है, हम उनसे खरीदते बहुत ज्यादा हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इशू है। तो हमारी दुकान से सबसे ज्यादा बिकता क्या है? हम बेचते हैं रिफाइंड पेट्रोलियम, हीरे जवाहरात और इंजीनियरिंग का सामान। और हमारी शॉपिंग लिस्ट में क्या है? हमारी शॉपिंग लिस्ट में हमेशा की तरह टॉप पर है कच्चा तेल, फिर मोबाइल लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सोना। चलिए, एक फटाफट क्विक रिकैप करते हैं। परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए ये टेबल बहुत काम की है। याद रखिए, ट्रेड डेफिसिट मतलब सिर्फ सामान का घाटा। करंट अकाउंट में सामान और सर्विसेज दोनों आते हैं, और कैपिटल अकाउंट में भविष्य का निवेश और कर्ज होता है। और हाँ, नियर और रीर रुपए की असली ताकत को मापने वाले इंडेक्स हैं। इस पर फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जिस तरह से पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है, एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। अगले 5 सालों में भारत को स्थिर रखने के लिए क्या ज्यादा जरूरी होगा? हमारा चालू खाता यानी हमारी रोज की कमाई और खर्च, या फिर हमारा पूंजीगत खाता यानी दुनिया का हम पर भरोसा और उनका निवेश? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।